किसी भी विषय की परीक्षा देने से पहले हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि उस विषय में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कितने तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से उस विषय को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरे तरीके से डोमेन मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रगति पांडे और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स डोमेन का सिलेबस लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में किस तरीके के सवाल आते हैं, कैसे उन सवालों को करना होता है, कौन से सेक्शन में कितने सवाल करने होते हैं, कितने में से कितने सवाल करने होते हैं। पूरी तरीके से हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है आप लोगों का डोमेन मैथमेटिक्स किसके लिए एडमिशन लेने के लिए कारगर है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है। डोमेन मैथमेटिक्स यूजुअली बीएससी के बच्चे देते हैं, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे देते हैं। और बाकी जो है डीयू जो है थोड़ा सा अपना उसका ट्रेंड अलग रहता है। वो क्या करता है, वो अपने 12वीं के ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम लेता है ताकि आप लोगों का किसी भी विषय में आप लोग एडमिशन ले सकें डीयू में। बाकी अगर हम लोग बीएचयू की बात करें और जनरल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको पीसीएम का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा और वहाँ पर आपको डोमेन मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। तो कुल 1 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होता है। 50 प्रश्न आते हैं जिनमें से आप लोगों को 40 प्रश्न करने होते हैं। 5 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं सही प्रश्न होने पर और 1 मार्क्स घटा दिए जाते हैं अगर यह प्रश्न गलत हो तो। लेकिन बच्चों, ये आधी अधूरी जानकारी है, इसमें एक जानकारी बची हुई है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ट्रेंड इस तरीके से अलग होता है कि यहाँ पर आप लोगों के डोमेन मैथमेटिक्स के 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक होता है आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक होता है आप लोगों का कोर मैथमेटिक्स। आप लोगों को कोर मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है। क्यों कोर मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है? क्योंकि उसका सिलेबस जो है आप लोगों के 12वीं के सिलेबस से मिलता जुलता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन आप लोगों का ग्रेजुएशन का आता है और कुछ पोर्शन आप लोगों का जनरल मैथमेटिक्स का आता है और कुछ पोर्शन 12th का आता है। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को कोर मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है। यह बात क्लियर हो गई। लेकिन जो आप लोगों के 50 प्रश्न आएंगे, कौन से सेक्शन से किस तरीके के सवाल होंगे, वो आप लोगों को कैसे करने हैं मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के गणित के एग्जाम में एक आएगा कॉमन सेक्शन, एक आएगा आप लोगों का कोर सेक्शन और एक आएगा आप लोगों का अप्लाइड सेक्शन। आप लोगों को एग्जामिनेशन में अप्लाइड सेक्शन को चूज नहीं करना है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस बात को जानें। अगर आप लोग अप्लाइड सेक्शन पे टिक कर देते हैं तो वहीं पर सारी गलतियां हो जाती हैं। आप लोगों को करना है कॉमन सेक्शन और कोर सेक्शन सॉल्व। कॉमन सेक्शन अप्लाइड जो बच्चे अप्लाइड सेक्शन चूज करेंगे उनके लिए भी कॉमन सेक्शन उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक, तो आप लोगों को क्या चूज करना है? कोर सेक्शन चूज करना है। जब आप लोग कोर सेक्शन का एग्जाम को चूज करेंगे तो उसमें आप लोगों का 2 सेक्शन मिलेगा आपको, जिसमें एक होगा कॉमन सेक्शन, एक होगा कोर सेक्शन। कॉमन सेक्शन में कुल मिला के 15 प्रश्न आएंगे और कोर सेक्शन में कुल मिला के आप लोगों के 35 क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को कॉमन सेक्शन में से 15 के 15 आप लोग मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर होने पे 5 मार्क्स मिलेगा और एक इनकरेक्ट होने पर 1 मार्क्स घट जाएगा आप लोगों का। 35 क्वेश्चन में से आप लोगों को कुल 40 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो इसमें से आप लोगों को मैक्सिमम जो है आप लोग 25 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को वही सेम रहेगा, 5 प्लस पॉइंट और 1 नेगेटिव पॉइंट। कुल मिला के आप लोगों के 40 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने हैं और ये टोटल आप लोगों के 50 प्रश्न आएंगे। तो 50 में से आप लोगों को 40 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप लोगों को अपना पेपर देना है। तो अभी आप लोगों को यह क्लियरेंस हो गई कि किस तरीके का आप लोगों का पेपर आएगा और किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे आप लोग कॉमन सेक्शन को और अपने कोर सेक्शन को। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और बातें करते हैं अपने सिलेबस की। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पेपर पैटर्न 50
50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 आएंगे, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे 50 में से, कॉमन सेक्शन और एक आएगा कोर सेक्शन, जिसमें आपके 15 के 15 प्रश्न करने होंगे। इसमें 35 में से आप लोगों को 25 प्रश्न करने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के आप 40 प्रश्न कर सकते हैं और मार्किंग स्कीम अभी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये आप लोगों का पेपर का पैटर्न रहेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोगों का कौन सी क्लास का सिलेबस आएगा। अभी तक बच्चों को यह पता चल गया है कि हमारा 12th क्लास का सिलेबस आने वाला है, लेकिन बच्चों मैं फिर से बता दूं कि ये फिर से आप लोगों का आधा सत्य है, और आधा सत्य जो होता है वो पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। किसी को आधी अधूरी जानकारी होती है किसी चीज की तो वो ज्यादा तरीके से गलत करता है, बल्कि अगर उसको नहीं पता है तो फिर भी वो सही कर सकता है। तो हम लोग पूरा सत्य ये जानते हैं कि आप लोगों का 11th के बिना जो है वो 12th वो पूरा का पूरा अधूरा है। आप लोगों का 11th के कोर्स आप लोगों का काफी जो पोर्शन है आप लोगों का यूज होगा 12th के एग्जामिनेशन को सॉल्व, 12th के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 11th पढ़ेंगे, हम लोग 11th का वो पोर्शन पढ़ेंगे जो आप लोगों का जरूरी है 12th को अपने CUET के एग्जाम को देने के लिए। उसको भी समझेंगे हम लोगों की कौन कौन सा जो पोर्शन है हमारा जरूरी है अपने CUET के एग्जामिनेशन को देने के लिए। आप सबको पता है। तो चलिए पहले 12th का हम लोग टॉपिक्स जान लेते हैं कि 12th के टॉपिक्स आप लोगों के कौन कौन से आएंगे। ठीक, तो आप लोगों का मैथमेटिक्स जो है वो कुल 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें एक सेक्शन होगा आप लोगों का कैलकुलस, एक सेक्शन होगा आप लोगों का अलजेब्रा, और एक सेक्शन होगा आप लोगों का बच्चों क्या, एक सेक्शन होगा आप लोगों का ज्योमेट्री। ठीक है, कुल 3 सेक्शन में डिवाइड है आप लोगों के कैलकुलस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना समझिए, मैथमेटिक्स को एक ही पोर्शन में लीजिए और चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों की मैथमेटिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कैलकुलस इस तरीके से जहां पे हम लोग ग्राफ का, थ्योरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन पोर्शंस को हम लोग कैलकुलस कह देते हैं। अलजेब्रा में हम लोग, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये वाली चीज अलजेब्रा आ जाती है। ज्योमेट्री मतलब जहां पे हम लोग फिगर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब चीजों को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। इसी मतलब चीजों को आसान करने के लिए इन्होंने 3 भागों में ये बांट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों का जो चैप्टर आता है वो आता है रिलेशंस। ठीक है ना, संबंध। अब रिलेशंस को पढ़ने के लिए आप लोगों का सेट थ्योरी का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अपनी 12वीं की एनसीईआरटी को उठा के देख सकते हैं जो लगभग सारे बोर्ड्स में इस्तेमाल हो रही है। तो उसमें आप लोगों का पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शंस जो है आप लोगों का वो 11th का भी टॉपिक है, तो बिना 11th के वहां के टॉपिक के आप लोगों का रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर 11th और 12th का दोनों का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। देखिए किस तरीके से 11वीं का टॉपिक यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। और साथ साथ में रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ साथ में आप लोगों को कुछ कुछ चीजें जो हैं वो ज्योमेट्री सेट थ्योरी की भी पढ़नी पड़ेगी। बिना समुच्चय के सिद्धांत के आप लोग जो है वो रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशंस है वो सेट पर ही डिफाइन होता है आप लोगों का। बाकी जो है इसके सब टॉपिक्स है कि किस तरीके से हम लोग रिलेशंस को पढ़ेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। लेकिन मैं अभी बोलूंगी कि कोई मतलब नहीं है अभी आप लोगों को देखने का, क्योंकि जब तक हम लोग चीजों को पढ़े ना तब तक उसके सब टॉपिक्स जानने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने ये सब टॉपिक्स लेकर आ गए। आप लोग वीडियो पॉज करके ये टॉपिक्स देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, जहां पे मैं आप लोगों का बता दूंगी कि जहां पे 11th का पोर्शन यूज होगा वहां पे मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूंगी। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, रिलेशन इन टू सेट, इसका परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं, रिक्त आप लोगों के कुछ प्रकार के रिलेशंस होते हैं, उन संबंधों को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का दूसरा टॉपिक आता है जो कि है आप लोगों का फलन। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन एक ही टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो है फंक्शंस को एक पढ़ने का अलग तरीका होता है और रिलेशंस को पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले अपना पूरा रिलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो है अपने फंक्शंस की ओर जाएंगे, अपने फलन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फलन है
हमारा फलन का सबसे पहले वही चीज पर किसी भी चीज की हम लोग पहले परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, फलन के प्रकार क्या होते हैं, उसका हम लोग ग्राफ्स को पढ़ेंगे, फिर फलन के प्रांत सहप्रांत इन सब की बाद में बात करेंगे, उसके रेंज के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ स्पेशल टाइप। देखिए बच्चों, अब ये यहां तक जो है ना आप लोगों का वो 11th का टॉपिक है फंक्शंस का, यहां से आप लोगों का 12th का टॉपिक शुरू हो रहा है। लेकिन इस 11th के टॉपिक के बिना जो ये 12th का टॉपिक है वो आप लोगों का कहीं से भी पॉसिबल नहीं है पढ़ना, कहीं से भी आप लोगों का पॉसिबल नहीं है पढ़ना 12th का टॉपिक। इसीलिए आप लोगों को 11th के टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप लोग फंक्शंस के 12th के टॉपिक को पढ़ पाएंगे। बाकी सब टॉपिक्स देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, कौन कौन से आप लोगों को फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक, अभी तक जो है 2022 में इस बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस जो है वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके सवाल नहीं आ रहे थे आप लोगों के, लेकिन अब जो है आप लोगों के पिछले साल CUET 2023 में लगभग हर सेट में मुझे मिला है बाइनरी ऑपरेशन की क्वेश्चंस, तो हम लोगों को इसको भी अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की चीज है। ठीक, तो ये आप लोगों के टॉपिक है बच्चों। इतने सारे पेपर बनते हैं, इतने सारे सेट बनते हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा जो छूट ना सके। तो इसीलिए ये कहना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हर टॉपिक से सवाल आते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि बड़ा 2022 में और 2023 में बड़ा वेरिएशन हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों के 12th के टॉपिक और 11th के टॉपिक में कौन मतलब 11th में किसी टॉपिक में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किस तरीके से आप लोगों का 2022 में CUET 2022 में कोई टॉपिक से इतने सवाल हैं, ज्यादा सवाल हैं, और 2023 में बड़े कम सवाल आए हुए हैं। तो टॉपिक थोड़ा फ्लक्चुएशंस कर रहा है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों को सारे टॉपिक को बराबर देना है, अपना दिमाग और अपना मेहनत। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे टॉपिक को आप लोग 10 दिन दे दें, मतलब जितना बड़ा टॉपिक उतना आप लोगों को उसको टाइम देना है। ठीक है, अब मैं बता दूं, यूं तो फंक्शन से सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए अब मैंने वही चीज बोला आप लोगों से कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फंक्शन साथ साथ में जो है पूरे कैलकुलस का जो होता है वो जड़ है, रूट है, बेस है, नींव है। बिना कैलकुलस के आप लोग जो है, बिना फंक्शंस के आप लोग कैलकुलस का पेड़ नहीं उगा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को जो है इस फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए भी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी क्योंकि ये पूरा का पूरा 4-5 टॉपिक को साथ में कवर करता है आप लोगों का। अभी दिखाऊंगी मैं कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है आप लोगों के फंक्शन। उससे पहले हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आप लोगों का NCERT में दूसरा चैप्टर है। अब देखिए इधर फिर से ये मैं बात करती हूँ कि इनवर्स में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है आप लोगों का, ये आप लोगों का जो है वो टॉपिक है आप लोगों का 11th क्लास का। ठीक है ना, 11th क्लास का, जो कि आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। बिना इन दोनों के रिलेशन के हम लोग नहीं बता पाएंगे कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों का 11th का टॉपिक जो है वो इस्तेमाल होने वाला है, जो कि है आप लोगों का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और जिसमें आप लोगों का क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना, और फिर डोमेन और रेंज को देखेंगे कि क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ग्राफ को देखेंगे, उसके आप लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर आप लोग क्या देखेंगे, फिर एक कैसे आप लोग इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। ये सब टॉपिक्स हैं आप लोगों के। कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे भी सवाल आप लोगों के आते हैं वो इन्हीं सब के बीच में घूमते फिरते हैं। ठीक, फिर मैं आगे चलती हूँ। हमारा जो सबसे इजी टॉपिक और वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक आप लोगों का है बच्चों मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। इसमें एक ट्रेंड जो है वो हमेशा कॉमन है, जो 2022 में भी ट्रेंड बना रहा और जो 2023 में भी ट्रेंड बना रहा, वो ये था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को मिला के आव्यूह और इसके बाद का एक टॉपिक है सारणिक, उसको मिला के कुल मिला के आप लोगों के 10 सवाल आ रहे थे। 10 सवाल, 10 5 50 होता है बच्चों, 50 मार्क्स कुल मिला के एक टॉपिक से। बहुत बड़ी चीज होती है आप लोगों की, बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है। और ऐसा नहीं कि हार्ड सवाल, बड़े ही आसान तरीके के सवाल आ रहे थे आप लोगों के, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो बच्चा जो है बहुत ही आसानी से कर सकता है, बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों की क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आव्यूह
आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं ये देख लीजिए आप लोग, वहां पे हम लोग बात करेंगे इसकी किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और बड़ी ही आसान तरीके की मैट्रिसेस होती है ये सब, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के मैट्रिसेस में आ रहे थे। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग का टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट, सारणिक, ठीक। वही वाली चीज है, मैट्रिसेस जो डिटर्मिनेंट्स है वो मैट्रिसेस का इस्तेमाल है, यूज है, एप्लीकेशन है। तो पूरा का पूरा मैट्रिसेस से रिलेटेड है, पूरा का पूरा हमारा डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक, सारणिक का टॉपिक, ठीक। इसीलिए जो है आप लोगों को साथ में ही पढ़ाया जाता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को, ताकि आप लोग जो है एक साथ पढ़े और उसको रिलेट करके पढ़ सके। तो आगे पीछे ही पढ़ाया जाता है आप लोगों के सारणिक के टॉपिक को, आव्यूह के टॉपिक के बाद मैट्रिस डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को, ठीक। बाकी देख लीजिए कि क्या क्या आप लोगों के टॉपिक्स है इसमें। ये रो एक्लॉन फॉर्म है, ठीक है ना, एक्टॉन नहीं, लॉन, ठीक है ना, LONE, एक्लॉन फॉर्म है, ठीक है ना। क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, कुछ ये सब टॉपिक्स देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। बाकी इसकी हम लोग जब डिटेल्स में बात करेंगे, हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, आप लोग परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से भी, ऑफलाइन तरीके से भी, जिसमें भी आपको सुविधा हो। बनारस में हमारा लंका पे आप लोगों को पता है कि ब्रांच खुली हुई है, तो आप लोग वहाँ पे जाके विजिट करिए, आप लोग वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हमारा फंक्शन के बाद जो कैलकुलस का टॉपिक आता है बच्चों, वो है आप लोगों का कंटिन्यूटी, ठीक है ना, सततता, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। इससे बड़ा ही अच्छे मतलब सवाल बनते हैं तो बड़े अच्छे बनते हैं। अब ये देखिए हम लोग जो है कंटिन्यूटी, सततता किसकी निकालते हैं, हम लोग फंक्शंस की ही निकालते हैं कि वो वाला फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम लोगों को फंक्शन का टॉपिक नहीं पता होगा तो हम लोग कंटिन्यूटी का टॉपिक जो है नहीं अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कंटिन्यूटी के टॉपिक को पढ़ने के लिए एक और टॉपिक का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि 11th का टॉपिक है, वो है बच्चों लिमिट्स आप लोगों का, ठीक है ना। जो कि आप लोगों को कुछ स्पेशल टाइप की लिमिट्स पढ़नी है, जो कि ये है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी है। ये आप लोगों को कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ने हैं जो कि आप लोगों के इस्तेमाल होंगे, और किस तरीके से आप लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं उसके कुछ नियम भी पढ़ने हैं। फिर सततता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पूरे के पूरे तरीके से लिमिट से रिलेटेड होगा आप लोगों को। फिर उसका कुछ रूल पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। फिर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी। एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये सततता और अवकलनीयता एक ही चैप्टर में है, लेकिन हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को चीजें जो है तरीके से समझ में आए। और ये सारा का सारा आप लोगों का कैलकुलस के अंडर ही आता है बच्चों। आप लोगों का पहला चैप्टर जो है रिलेशंस, वो आप लोगों का अलजेब्रा के अंदर आता है, और फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये आप लोगों की आती है कैलकुलस के अंदर। फिर इंटीग्रेशन ये आपका कैलकुलस के अंदर आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप लोगों का कैलकुलस के अंदर आता है। अलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स आता है, ठीक है। ये आप लोगों का रहा बच्चों डिफरेंशियबिलिटी। अवकलनीयता, अब डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, फंक्शन का ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों को फंक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है किसी पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबल है कि नहीं है फंक्शन, वो निकालेंगे। फिर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के जो कि डायरेक्टली आप लोगों का डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चंस पे आ जाता है। बड़ा ही इजी सवाल, और अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके का आप लोगों के सवाल कितने आते हैं कौन से टॉपिक से, ठीक। अब चलते हैं आगे, हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो डिफरेंशिएशन सीखे थे उसका इस्तेमाल क्या होगा। अब ये टॉपिक से भी कुछ टॉपिक से ना यूनिवर्सल है कि इससे सवाल आने ही आने हैं। जैसे आप लोगों का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 10 सवाल आते ही हमेशा, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6 से 7 सवाल हर पेपर में, हर सेट पे पूछे जा रहे हैं। ना सिर्फ 2023 में, 2022 में भी पूछे गए थे आप लोगों के। तो कुछ टॉपिक आप लोगों के उस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक से
फ्लक्चुएट करता है कि कभी इंटीग्रेशन से बहुत सवाल, कभी वेक्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से बहुत सारे सवाल, लेकिन कभी बहुत कम, तो वो फ्लक्चुएशंस बनी रहती हैं। लेकिन कुछ टॉपिक यूनिवर्सल हैं जिससे आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। अब डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है वो चीजें देखेंगे, जैसे वर्धमान फलन कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल है। उनको हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। अब आता है बच्चों एक और टॉपिक जिसमें फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जो कि है इंटीग्रेशन। अब ये 2 टॉपिक्स में डिफाइन है, 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 टॉपिक्स? एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन का सिंबल। अगर मेरे पास नीचे और ऊपर के बिंदु दोनों लिखे रहते हैं तो वो मेरे पास हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब हम लोग निश्चित, ये निश्चित हो गया समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन, ठीक। हाँ, और अगर मान लीजिए इस पे ये नहीं लिखा हुआ है और अंदर क्या लिखा रहता है, अंदर बच्चों आप लोगों को कोई फंक्शन लिखा रहता है, कोई फलन लिखा रहता है, फिर से आप लोगों का इस्तेमाल हो जाता है फंक्शन। तो देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इन सब टॉपिक्स में, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही ज्यादा मतलब फंक्शन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर भी। बाकी देखेंगे हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, बहुत तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर बच्चों आता है आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल देखा वैसे ही इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल देखते हैं। ये भी आप लोगों को कैलकुलस के टॉपिक के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज्ञान होना चाहिए 11th के टॉपिक का, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब जो है आप लोगों के फिगर्स जो हैं उनका कुछ ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को, जिसमें आपको कि आप लोग एरिया निकालते हैं। और आप लोग देखेंगे कि एरिया कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही होता है आप लोगों का। उस समय जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि एरिया ये कुछ और नहीं है, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग या इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए अब कैसे 2 कर्व के बीच में एरिया निकालते हैं, ये एरिया आप लोगों का इंटीग्रेशन है। अब आता है आप लोगों का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। इसमें आप लोगों का डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल होता है और इंटीग्रेशन दोनों का इस्तेमाल होता है आप लोगों का इस टॉपिक में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का। जब हम लोग कर्व से बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कर्व में जाते हैं तब हम लोग वहां पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे, कब हम लोग डिफरेंशिएशन को करेंगे, वो वहां पर जानेंगे। और फंक्शन का ही करेंगे, इसीलिए यहाँ पर भी फंक्शन का बहुत इस्तेमाल होता है। फिर कुछ टर्म्स को जानेंगे जैसे ऑर्डर, डिग्री, ये सब चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उस बिंदु पर बात करेंगे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि हमें किन किन बारे में बात करना है, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने ज्योमेट्री के पोर्शन में बच्चों, जिसमें आप लोगों का पहला टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर में क्या है, आप सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आप लोगों की, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर होती है। मतलब जिसमें दिशा भी हो और साथ साथ में कुछ क्वांटिटी भी हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहला जाती है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वांटिटी हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे डिस्टेंस जो है मेरे पास, दूरी जो है मेरे पास, वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी ऐसे ही फर्क होता है इसका, ठीक है। और स्केलर जो है, सॉरी एक्सेलरेशन हमारी स्केलर, सॉरी हमारी कौन सी क्वांटिटी है बताइए आप लोग? हाँ, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए तो हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फिर कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, कुछ लॉस के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ये, ठीक। और फिर सबसे मेन चीज जिससे सवाल पूछा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। फिर ये टॉपिक्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को बात करना है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने 2D की बात की हुई है, एक्स और वाई की। अब हमारे पास 3D, जैसे हम लोग अपने कमरे को देख सकते हैं, 3D की बात करेंगे हम लोग, जिसमें एक्स, वाई और जेड रहेगा। इसमें बच्चों स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल थोड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग 2D के रूल्स को डायरेक्टली यहाँ पर इंप्लीमेंट करके 3D में ला देंगे, 2D को जनरलाइज कर देंगे और हम लोग 3D में यहाँ पे लेकर आ जाएंगे इन रूल्स को, ठीक। बहुत ही इजीली तरीके से लेकर आ जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि
लाइन की इक्वेशन क्या होती है इन 3D प्लेन, और फिर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है इन 3D प्लेन, इन सब टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर चलेंगे आगे हम लोग। फिर आता है आप लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आप लोगों का अलजेब्रा का टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक। पता है कभी कभी ना पिछली बार 2022 में ये पैराग्राफ में पूछ दिया जा रहा था, और पैराग्राफ से 5 सवाल आ रहे थे। तो 5 सवाल आ रहे थे, तो जो 5 सवाल थे, और सोचो बड़े इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल आते हैं इसके। सिंपली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, और सॉल्व बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को कैलकुलेटिव लग सकता है, लगेगा तो, बाकी बहुत ही ज्यादा इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन को, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसमें आप लोग ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ज्यादातर, क्योंकि ग्राफ बनाना आप लोगों ने बचपन में सीखा ही है। अब ये आया आप लोगों का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें आप लोगों का बच्चों 11th का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होने वाला है आप लोगों का। क्योंकि प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ होगा, फेवर वाला आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल वाला आउटकम, ठीक है ना। फेवर डिवाइडेड बाई टोटल होता है आप लोगों का क्या, प्रोबेबिलिटी। और फेवर वाला आउटकम हम लोग निकालते कैसे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से। टोटल वाला आउटकम हम लोग कैसे निकालते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से। और इनको बस डिवाइड करना ही तो प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस, तो बहुत ही, अगर हम लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहले हम लोग चीजें सीखेंगे, और अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया तो हम लोगों को बहुत ही आराम से प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पता चल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वही चीज़ है कि किस तरीके से एडिशन करते हैं प्रोबेबिलिटी में, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, फिर कैसे यूज होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इन द प्रोबेबिलिटी, और फिर कुछ डायग्राम, ट्री डायग्राम पढ़ेंगे, उससे बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ वेरिएबल्स, फिर मीन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो टर्म्स होंगे वो पढ़ेंगे, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये रहा बच्चों हम लोगों का पूरा टॉपिक। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों के, अब जो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं हम लोगों के, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा 11th का टॉपिक इस्तेमाल होगा। अभी मैंने बताया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होने वाला है। कहाँ पर बच्चों आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होने वाला है आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है ना, ये इस्तेमाल होने वाला है, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, उसका ग्राफ, उसके डोमेन और रेंज, उसका प्रांत और परिसर इस्तेमाल होने वाला है। सीक्वेंस एंड सीरीजेस का एज सच इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। किनके, एपी का, जीपी का, एचपी का, और कुछ स्पेशल सीरीज का। ठीक है ना, एपी, जीपी, एचपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक नहीं पढ़ा होगा तो ये बता दिया जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, वहां पे बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद कुछ बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कराया जा सकता है आप लोगों को, बहुत ही रेयरली होगा, वरना नहीं होगा आप लोगों का बाइनोमियल प्रमेय का इस्तेमाल। वो 11th का टॉपिक है आप लोगों का, बहुत रेयरली होगा। फिर जो आप लोगों का कोनिक सेक्शन वाला टॉपिक था, आप लोगों का कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन 11वीं कक्षा का टॉपिक, उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा। इनका इंट्रोडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट। और आप लोगों ने वो दूसरा जो आप लोगों का सेट थ्योरी में सेट का इस्तेमाल होगा, समुच्चय का इस्तेमाल होगा, इन द रिलेशंस एंड फंक्शन, सेट थ्योरी का इस्तेमाल होगा आप लोगों का। ठीक, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों के इस्तेमाल होने वाले हैं 11th के इन द एग्जामिनेशन। अब हम लोगों ने देख लिया कि सवाल कैसे कैसे आएंगे। अब हम लोग ने देख लिया कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे। अब हम लोग देखेंगे सवाल कैसे कैसे आएंगे। तो बच्चों आप लोगों की जो सवाल है, आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि जो सवाल है हम लोगों के, वो आप लोगों के कुछ सवाल जो है वो पैराग्राफ तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नॉर्मल सवाल आते हैं, और कुछ आप लोगों के मैच दी फॉलोइंग आते हैं। और असर्शन एंड रीजन मैं अभी तक नहीं देख रही हूँ कि मैथ्स में पूछा जा रहा है आप लोगों का। बाकी असर्शन एंड रीजन हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, जब हम लोगों का लेक्चर चलेगा, हमारे ऐप पे जो लेक्चर चलेगा उसके दौरान हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोगों के असर्शन एंड रीजन के सवाल मैथमेटिक्स CUET डोमेन में नहीं पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक, तो पैराग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो बच्चों 2022 में उन्होंने क्या किया था, पैराग्राफ के एक पैराग्राफ दे दिया था और उससे कुल मिला के आप लोगों के 5 सवाल पूछे थे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों के एक टॉपिक से ही 5 सवाल हो जा रहे थे, और 25 मार्क्स का एक टॉपिक आपका आ रहा था, और पैराग्राफ के अलावा भी सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन ये 2022 में किया था इन्होंने ट्रेंड। लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल पूछ रहे हैं, 1 और 2।
ठीक, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पैराग्राफ से उन्होंने क्या कर दिए 2023 में इन्होंने कम कर दिए। ठीक, मैंने ये पेपर में ऑब्जर्व किया है। अब ये 2024 में ये वाला काम भी कर सकता है, ये वाला काम कर सकता है। अब वो उनकी मर्जी है कि किस तरीके से वो सवाल पूछना जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोगों के 4-5 स्टेटमेंट दे देता है, फिर आप लोगों से बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहला दूसरा ट्रू है या दूसरा तीसरा ट्रू है या चौथा पांचवा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आप लोगों का ट्रू है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, नॉर्मल सवालों में एक सवाल देगा, 4 ऑप्शन देगा, आप लोगों को सवाल करना पड़ेगा। मैच दी फॉलोइंग में आप लोगों को 4-5 कॉलम इधर, 4-5 कॉलम इधर और उसके आप लोगों को करेक्ट मैच करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को ना नॉर्मल सवालों के अलावा और कोई सवाल आते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आप लोगों का जो नॉर्मल सवाल के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच दी फॉलोइंग होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन का सैंपल लेकर आई हूँ। बच्चों हमारे टाइम पढ़ाते हुए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सवाल होंगे। इस बच्चे ने, जिस बच्चे का मैंने पेपर का स्क्रीनशॉट लिया है, उसने ये सब क्वेश्चन पेपर जो है अंग्रेजी में दिया था, इसीलिए सवाल जो है अंग्रेजी में आए हुए हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के 4 ऑप्शन है, देखिए 4 स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए डी ए सी। अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ए आपको लगभग सब में दिख रहा है, तो ए को मत सॉल्व करिए, सी डी बी को सॉल्व करिए, देखिए कि कौन सा सही है आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने ऑप्शन को सही बता सकते हैं। ये आप लोगों का नॉर्मल सवाल, एक सवाल है और आप लोगों के 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये आप लोगों का मैच दी फॉलोइंग का सवाल। अब मैच दी फॉलोइंग को ट्राई करने का तरीका आप लोग देख रहे हैं कि ए का 4th या 2nd ही हो सकता है। ठीक है ना, ए का 4th या 2nd ही हो सकता है, तो मैं ए को सॉल्व कर लेती हूँ। मान लो ए का आंसर 4 आ जाए, मतलब मेरे पास आंसर इन दोनों में से कोई होगा। अब मैं बी को नहीं सॉल्व कर सकती हूँ, बी का दोनों का सेम है। अब मैं क्या सी को सॉल्व कर सकती हूँ? हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ए और सी को सॉल्व करूंगी। अगर सी का ए आ जाएगा तो मेरे पास आंसर मेरे पास ये होगा, और सी का 3rd हो जाएगा तो मेरे पास आंसर डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से ऑप्शंस में पहुंच सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी और मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में भी। अब आता है ये पैराग्राफ। अब पैराग्राफ आप लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा सा पैराग्राफ आया है 2022 में, ये 2022 का पैराग्राफ है। पैराग्राफ बड़ा था लेकिन इससे कुल मिला के 5 सवाल आ रहे थे, तो आप लोगों को 25 मार्क्स भी तो मिल रहे थे इतने बड़े पैराग्राफ को सॉल्व करने से। और 2023 में वही पैराग्राफ की क्वांटिटी जो है वो छोटी कर दी गई है, और उस छोटी क्वांटिटी से आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पूछे गए, तो वो जायज़ है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं सॉल्व सवाल को। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके के आप लोगों के सवाल आ रहे थे। अब मैं जरा सा आप लोगों को एनालाइज करा दूं कि आप लोगों के कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए थे बच्चों। अब मैं देखिए ये वाला जो है आप लोगों का मैं इन दोनों पेपर को अलग रखना चाहूंगी। क्यों इन दोनों पेपर को अलग रखना चाहूंगी? क्योंकि ये वाला जो बच्चे ने ना, किसी एक बच्चे ने ना क्या कर दिया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स पे टिक कर दिया था, तो उसका जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेक्शन आ गया था। 2022 का पेपर है ये 2022 का पेपर है बच्चों आप लोगों का। 2022 का ट्रेंड एनालिसिस है आप लोगों का। ठीक है, तो ये देखिए 2 पैराग्राफ आए थे, 2 पैराग्राफ से मतलब 10 सवाल आए थे, मतलब 5-5 सवाल आए थे आप लोगों के। और कुल मिला के देख रहे हैं आप लोग मिसलेनियस से आप लोगों के कितने सवाल थे, 23 सवाल आए थे। मिसलेनियस का मतलब आप लोगों के बच्चों जो टॉपिक्स आप लोगों के 12th के नहीं थे उन टॉपिक से आए थे आप लोगों के 23 सवाल। सोचिए जरा 23 सवाल मतलब 23 × 5 कर दीजिए, आप लोगों के कितने सारे सवाल जो थे अप्लाइड मैथमेटिक्स से थे। उसी तरीके से आप लोगों के इस वाले पोर्शन में 25 सवाल आए थे जो कि आप लोगों के मिसलेनियस से थे। एक पैराग्राफ आया था, मतलब एक पैराग्राफ से आपके 5 सवाल आते हैं आप लोगों के, तो 5 सवाल पैराग्राफ के और 20 सवाल ऐसे। इसमें 5 सवाल पैराग्राफ के और बचे हुए सवाल नॉर्मल सवाल आए थे आप लोगों के। ठीक है, तो ये आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कैलकुलस का मैंने कौन कौन सा पोर्शन आप लोगों को बताया हुआ है। आपने बोला मैम एक फंक्शंस बताया हुआ है, एक आपने क्या बताया हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूटी से लेके मैम कहाँ तक बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। गलती से इसको नीचे लिख दिया था बच्चों। तो कितने टॉपिक्स आपके कैलकुलस के, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 टॉपिक है। और ये बाकी के बचे हुए 6 टॉपिक्स, इस फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए 2022 में भले सवाल कम आए हो, इससे एक पैराग्राफ आ गया था तो 5 सवाल ज्यादा बढ़ गए थे और एक सवाल नॉर्मल आया था आप लोगों का। एक पैराग्राफ था और 5 सवाल अलग से थे। लेकिन आप लोग देखिए जरा कैलकुलस पूरा प्लस कर लेंगे तो इतने सारे सवाल को ये हेल्प करता है आप लोगों का फंक्शन सॉल्व करने में। इसीलिए आप लोगों को फंक्शंस को और तरीके से पढ़ना है। पहला
चैप्टर होता है, थोड़ा सा डर लगता है पहली बार फंक्शन को पढ़ने में, लेकिन इंसान जो है आहिस्ता से पढ़ता है तो बहुत ही आराम से फंक्शंस को कर जाता है आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही आराम से कर जाता है, ठीक। बाकी जो है आप लोग देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स 2022 में सवाल आए, कितने आए, ठीक है, कितने आए ये आप लोग देख सकते हैं। ये बाकी जो है मैं आप लोगों को बता दी, क्योंकि हर टॉपिक से सवाल पूछना ही है, तो जो जितना बड़ा चैप्टर उतना ज्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही छोटा चैप्टर, तो 2-4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत ही छोटा चैप्टर, तो 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन फंक्शन बहुत ज्यादा चैप्टर, तो 15 दिन लेके जाएगा उसको। आप लोगों का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बड़ा चैप्टर, तो ज्यादा दिन लेके जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बड़ा चैप्टर, तो ज्यादा दिन लेके जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स को आप लोगों को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो लेंदी है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग जहां जहां से पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसे ही 2023 के एनालिसिस में जाते हैं। 2023 में देख लीजिए कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। यू तो आ रहे हैं रिलेशन फंक्शन से। देखिए इस बार रिलेशन एंड फंक्शन से 3 से 4 सवाल पूछ दिए गए आप लोगों के एक टॉपिक से, लेकिन जो है आप लोगों का और जो टॉपिक्स थे वो भी इंपॉर्टेंट साथ साथ में और हो रहे थे। तो यहाँ पर इस बार रिलेशन एंड फंक्शंस जो है और इंपॉर्टेंस ले लिया। देखिए तो जरा सा रिलेशंस, फिर ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक, ये सारा मिक्स होकर आप लोगों का फंक्शंस में ये बैठ रहा था। बाकी जो है आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों के जो है आप लोगों के बच्चों ये जो है आप लोगों के बहुत ही ये अलजेब्रा में आते हैं, और बाकी का वेक्टर और 3D जो है आप लोगों का ज्योमेट्री में आता है आप लोगों का ये टॉपिक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों के। लेकिन आप लोग कुछ चीजों को आप लोग ये देखेंगे कि जो आप लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, इनको मिला के कम से कम आप लोगों के 9 से 10 सवाल हर बार ही पूछे जा रहे हैं, और वही सेम ट्रेंड आप लोग 2022 में भी देख सकते हैं। देखिए कहाँ गया, इसमें ज्यादा नहीं पूछा गया है। ये तो 2 चैप्टर तो आप लोगों के, ये 2 वाला चीज तो आप लोगों का अप्लाइड का चला गया था, ठीक है। यहाँ पर कैसे नहीं पूछा गया, सवाल पूछा गया था, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डिटर्मिनेंट से सवाल ना पूछा जाए आप लोगों के, ठीक। और उसी तरीके से आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी ये देखिए आप लोगों के सवाल जो है रेगुलरली 5, 6 से 7 सवाल आप लोगों के पूछ ही रहा है ये। तो कुछ टॉपिक अपने आप ही इंपॉर्टेंट बैठ जाते हैं। बाकी जो है आप लोगों को जो भी बताऊंगी पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को पढ़ना है और अपने से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, और जो आप लोगों के मैं आप लोगों को शीट दूंगी उनको सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को भी इस कोर्स से जुड़ना है तो आप लोग अभी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों की फीस 3500 है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन, आप लोग हमारा मालवी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है और क्लासेस जो है वो चल रही हैं। इस पूरे सिलेबस को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से खत्म करने वाले हैं और बहुत मन लगा के पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिलेबस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग जो है आगे जो है मन लगा के एकदम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से इन द क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।